बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम कर दी गई। कौमी असम्बली से यह बिल मंजूर हो गया। इस बिल के तहत किसी भी शख्स को किसी भी इल्ज़ाम की बुनियाद पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो 90 दिन अपनी हिरासत में रख सकेंगी। पीटीआई इस बिल पर एहतजाज कर रही है। पीटीआई कह रही है कि ये इख्तियार आपने एक एसएचओ को दे दिया है कि वो किसी भी शख्स को उठा ले और वो उठाकर 90 दिन तक गायब रखे। पीटीआई समझती है कि इस बिल के तहत उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि किसी शख्स को नहीं उठाया जाएगा, ये सिर्फ दहशतगर्दी का बिल है, उसमें तरमीम कर दी गई है। नून लीग ने पहले भी दहशतगर्दी के इस बिल में तरमीम की थी 2014 में गालिबन, और 2 साल के लिए तरमीम रही थी। अली जफर साहब जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, इस बिल पर क्या कहते हैं आते हैं। हुकूमत में कोई भी चाहे, अगर वो एक एसएचओ को ये इख्तियार दे देंगे तो वो किसी को भी किसी वजह के बगैर उठा सकता है। उसका कोई रसाई नहीं है कि वो अदालतों तक पहुंच सके। दूसरी जानिब अदालतों में क्या मामला डिस्कस हो रहा है। कल चीफ जस्टिस की जेर सदारत जो इजलास अदालत में था, अदालती पॉलिसी साज कमेटी का, उस इजलास में चीफ जस्टिस की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ उसमें यह फैसला लिया गया कि किसी भी शख्स को अगर उठाया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और मिसिंग पर्सन्स के मामले को एड्रेस किया गया। एक तरफ कौमी असम्बली से ऐसे बिल बन रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के बिल्कुल साथ में जो बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सी, वहां से जो फैसले आ रहे हैं वो बिल्कुल मुतजाद हैं। इस पर आज बात करेंगे। हुकूमत जो है वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है और हुकूमत कह रही है कि मिसाके जमहूरियत करना चाहिए, इस्तेकाम जमहूरियत आना चाहिए, इस्तेकाम मईशत आना चाहिए, लेकिन इन सारे दावों को रद्द कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुकूमत के क्या दावे हैं और हुकूमत किस तरह से मुज़ाकरात की दावत दे रही है, ये जरा सुने। इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह कमिटेड है। हम आज भी जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार है, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे हो। कोई दहली जो है वो सियासी बुनियादों पे नहीं हुई, और वो क्रिमिनल केसेस जो है वो 2 साल से चलते आ रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लें। सलमान अकरम राजा साहब इस मामले पर क्या कहते हैं। के साथ बैठना बिल्कुल बेमानी साबित हुआ था। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, मानी खेज गुफ्तगू हो। साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पे हमला कराया, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हमारे खिलाफ, तो एक मजबूर महज हुकूमत है। हमने कहा हमारी इमरान खान साहब से अडयाला में एक मुलाकात करा दें। उन्होंने कहा ये भी हम पूछ कर बताएंगे, अगर इजाजत मिली तो करा सकेंगे। फिर कहा कि हमें इजाजत नहीं मिली। नाज़रीन, पीटीआई ये क्लेम करती है ना आप हमारे लीडर से मुलाकात करा सकते हैं, ना ही सियासी कैदियों को आज़ादी मिल रही है, ना ही हमारी जानिब से जो डिमांड्स रखी जा रही हैं वो पूरी की जा रही हैं, तो हम आपके साथ क्यों बैठें, क्यों मुज़ाकरात करें। इस पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही 27वीं आईनी तरमीम की भी गूंज है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो टॉप हिरारकी है उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है, जिसमें वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम अभी तक हमसे हजम नहीं हुई, हम 27वीं आईनी तरमीम कैसे कर सकते हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का भी आखिरी रोज़ मुसव्वदा आया था और फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई थी। इस तरह क्या 27वीं आईनी तरमीम भी कर दी जाएगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान बाबर अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया बाबर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज जो इंसदाद दहशतगर्दी का तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, आप समझते हैं कि इससे खसूसन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाएगी, एक मखसूस जमात की जाएगी। आज आप लोगों ने एहतजाज तो किया इस पर। थैंक यू। पहली बात यह है कि ये बिल जो है ये एक और तरफ पूरी रियासत को लेके जा रहा है, और वो रियासत, अब हमारी रियासत जो है वो तब्दील होती जा रही है तकरीबन नॉर्थ कोरियन मॉडल के ऊपर, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो सीसी मॉडल के ऊपर चलाने की कोशिश हो रही है। वो हम चलने नहीं देंगे, इंशाल्लाह कौम रोकेगी इसको। इसके ऊपर मेरे 3 कमेंट्स हैं। सबसे पहला कमेंट तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लोगों को उठा के गायब करने को लीगलाइज किया जा रहा है, ये जो अगवाकारी थी उसको अब एक कानूनी शक्ल कौमी असम्बली से दिलवाई गई है। और ये कौमी असम्बली नुमाइंदा असम्बली इसलिए नहीं है कि जीता कोई और था और बैठा हुआ कोई और है, जो हारे हुए हैं ये सारा हारा हुआ लश्कर ये इसके ऊपर साध कर रहा है और इसके ऊपर लोगों के ख़िलाफ़ और कौम के ख़िलाफ़
और फेडरेशन के खिलाफ साजिश कर रहे। एक बात ये हो गई। दूसरा ये है कि लेजिस्लेशन का एक बुनियादी उसूल है, लेजिस्लेशन का बुनियादी उसूल ये है कि जो एरिया एम्प्टी फॉर द लेजिस्लेशन, जहाँ पे कानून साजी नहीं हो वहाँ पे की जाती है। और ये इस जुमरे में तोइने अदालत में भी आता है, इस्लामाबाद की हद तक। आपको याद होगा, मैं वकील था उसमें, कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद के अंदर MPO सारे उड़ा दिए थे और उन्होंने उसको अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। उसके बाद MPO कोई नहीं लगा इस्लामाबाद के अंदर। फिर दूसरा, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर भी ये इस एतबार से ये इस्लामाबाद में ये लॉ उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान का है, तो इस एतबार से ये लॉ जो है वो तो इन्हें अदालत के जुमरे में आता है। तीसरा जो इसमें गड़बड़ हुई है वो ये कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसका जनाजा निकल गया है। लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं कि वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर आता है, और जो पुलिसिंग का शोबा है, जो पावर्स टू अरेस्ट एंड सीज, और वहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी अमेंडमेंट की हुई हैं। चारों सूबों ने अपनी अपनी अमेंडमेंट्स की हुई हैं। जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है वो, तो ये इस तरह पता लगता है कि बनाना स्टेज से आप कोई सड़ा हुआ बनाना स्टेज है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और आखिरी मेरा जो कमेंट है उस पर यह है कि ये किसी सिर्फ हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं होगा, वक्त आएगा इंशाल्लाह ये नवाज शहबाज के खिलाफ भी इस्तेमाल होना है, लेकिन हम उस इंतजार में नहीं बैठेंगे, इसको चैलेंज भी करेंगे। उन्होंने असल में इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर रखी है। आपको पता है कि पहले भी ये पास किया गया था, 2 साल के लिए ड्यूरेशन रखी गई थी जब मुस्लिम लीग नून की पहले हुकूमत थी, और अब जब पास किया गया तो 3 साल के लिए रखी गई है। यानी एक तासुर यहाँ से ये भी जा रहा है कि 3 साल तक ये समझ रहे हैं कि हम होंगे यहाँ पे। ये तासुर तो आपको पता है शद्दाद को भी था, हामान को भी था, यजीद को भी था, शिमरजुल जोशन को भी था। हिस्ट्री में बड़े लोग हैं पहले भी आए हैं जिनको ये तासुर था, लेकिन वो नहीं रहे। सदा बादशाही मेरे मालिक की, अल्लाह ताला की है। जो इनकी जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, मैं आपको मिसालें देता हूँ। मैं 2 बड़ी मिसालें आपको दे देता हूँ बड़ी लेजिस्लेशन की। जो इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट 1997 का, ये नवाज शरीफ लेके आए थे, और नवाज शरीफ ने इसमें इज्तमा गो स्लो, जो हमारे लेबर के लॉज हैं इंटरनेशनली, वो हक है जो वर्कर्स हैं, अगर उनके साथ ना इंसाफी हो तो वो काम को सुस्त कर सकते हैं। और जो रैली थी उसको भी इन्होंने गैर इस्लामी करार दे के उसको दहशतगर्दी के जुमरे में डाल दिया था। फिर उसमें वो पकड़े गए थे। फिर इन्होंने 1997 में नैब का ऑर्डिनेंस जो है वो बनाया था, वो उसको फिर आके ऑप्ट कर लिया जनरल मुशर्रफ, जो इनके मौसन थे, जिन्होंने इनको डील देके मुल्क से बाहर भेजा था। तो उसमें भी ये पकड़े गए थे। इसलिए हो ही नहीं सकता कि ये इसमें खुद भी ना किसी वक्त आए। लेकिन ये जो 3 साल वाली बात है ना, असल इशू ये नहीं है कि कितने साल के लिए ये बना है और कितने साल तक ये वैलिड रहेगा और कितने साल तक ये निज़ाम चलेगा। असल बात ये है कि ये खौफजदा है अपनी कौम से, ये खौफजदा है पाकिस्तान के वोटर से, ये आपकी उम्र के लड़के लड़कियों से खौफजदा है, पाकिस्तान की यूथ से ये खौफजदा हैं। और दुनिया की ये वाहिद डिस्पेंसेशन है जो अपने लोगों से ही डरती है। इसको हर तरीके से 3 काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, कोई बाहर ना निकले, दूसरा कोई आवाज़ ना उठाए, और तीसरा कोई एहतजाज ना करे। ये तीनों गारंटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सिविक राइट्स के तौर पे, हमें फंडामेंटल राइट्स के तौर पे और इंसानी हुकूक के तौर पे मिले हुए हैं। इससे ना तरीके इंसाफ पीछे हटेगी और ना वकला बरादरी। बाबर साहब, आज इमरान खान साहब ने भी बात की है और उन्होंने कहा कि तारीख रात जल्द ख़त्म होगी, सुबह का सूरज जल्द तुलू होगा। क्या ऐसी होप है जिसको आप लोग समझते हैं कि अब जो है वो जंग हम जीतने वाले हैं और ऑलमोस्ट जीत चुके हैं? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में तब्दीली की हवा चलती ही तब है जब हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दरार आ जाए। आप समझते हैं हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई दरार आने वाली है? पहली बात यह है कि ये माजी का किस्सा था। जो मुस्तकबिल है हमारा और जो आज है हमारा, उसमें अवाम और निज़ाम के दरमियान ये एक नया इनकलाब है। अवाम और निज़ाम के दरमियान पहले बदएतमादी है, दूसरा मायूसी है, और तीसरा एक दराड़ है। वो दराड़ जो है वो वसी से वसी तर होती जा रही है। अब मैं जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है कि हम कैसे समझते हैं कि हम जीत नहीं रहे। जिस तरह इमरान कहते थे ना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। और फिर जब वोट के लिए लोग बाहर निकले तो पता लगा कि वाकई तब्दीली आ चुकी है। और पूरे मुल्क में इमरान हमसे छीन लिया, हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया, हमसे बल्ला छीन लिया, हमसे फहरिस्तें छीन ली, कागजात नामजदगी छीन ली, हमारी जीती हुई सीटें छीन ली। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा ताकतवर तरीके से होकर इंशाल्लाह सामने है। अच्छा, इसका जो पहलू है ख़ास, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
जब सहाफत के नाम के ऊपर कसाफत पे मबनी सीधी कत्ल की धमकियां देने की नौबत आ जाए तो इसका मतलब यह है कि निज़ाम हार गया, इमरान खान जीत गया। इसका मतलब यह है कि जो अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है वो उन सबसे मजबूत है जो उसको तोड़ना चाहते थे, उन सबसे वो पुरअज़्म है जो उसको नीचे लाना चाहते थे, और वो उन सबसे बहादुर, जरी और शुजा आदमी है जो किसी तरीके से भी पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, जो उनके लिए नहीं है सिर्फ, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए और पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए है, उसके लिए इनके पास ये जो निज़ाम है इसके पास ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। और जो आखिरी ऑप्शन इनके पास रह गया है वो यही है कि पाकिस्तान पूरे को एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर दिया जाए। उससे भी मसला नहीं हल होना। असल बात यह है कि अना के पहाड़ से नीचे उतर के दस्तूर ना बदलो, सोच बदलो, और पाकिस्तान का आइन ना बदलो, अपना तर्ज अमल बदलो। वहाँ हालात पहुँच गए हैं जहाँ से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मैनेजमेंट है वो किसी जगह के ऊपर भी सवाए फैशिज्म के कोई दूसरा तरीका गवर्नेंस का नहीं है जिसके तरीके से कोई मैनेजमेंट की जा सके। और जो तिजारत है उसका हाल आप देख लें, चीनी का हाल आप देख लें, आप आटे का हाल देख लें, आप पेट्रोल का हाल देख लें, आप बिजली का हाल देख लें। अवाम के लिए सांस लेने के सारे जराए उनको ये बंद कर रहे हैं। इसलिए एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा इंशाल्लाह। बाबर साहब, आप लोगों के केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। आज भी तोशाखाना 2 लगा, मुलतवी हो गया। आज जो 9 मई की ज़मानत का केस था इमरान खान साहब का, उसमें चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, तैयारी नहीं है, तो अगले दिन रख दिया उन्होंने। क्या समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो असबाब हैं। एक तो ये है कि जो गेट इमरान मूवमेंट है उसके नीचे इन्होंने पूरी कोशिश की थी और आखिरी लम्हों पे वो केस को एडजर्न कर देते हैं। आप जानते हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी है सारे कवानीन के अंदर, जो प्रोसीजरल लॉ है पाकिस्तान के अंदर। आप कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं बड़े अरसे से। अच्छा, एक पहलू इसका ये हो गया, अगर 14 दिन के अंदर अदालत में मुलजिम को पेश नहीं किया जाता तो ये आर्टिकल 10 की भी तौहीन है और ये बुनियादी हुकूक की भी तौहीन है, और आर्टिकल 10A दोनों की तौहीन है। अब ये जो अदालतें भाग रही हैं, ये मैं इन जज साहिबान को मुखातिब नहीं करता, मैं निज़ाम अदल को मुखातिब करता हूँ। आप क्या लोगों को तासुर दे रहे हैं कि एक तो ये कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बल्कि एक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ समेत बाकी लोग जिनके ट्रायल हुए सारे पब्लिक ट्रायल, आप इनको बाहर निकालने से क्यों डरते हैं आप? और उनके पास सारी अदालतें, इस तरह पता लगता है कि सबसे बड़ा जज तो अंदर बैठा हुआ है जिसको जज करने के नाम के ऊपर छोटे जजेस वहां पे हाजिरी देने के लिए जाते हैं इमरान के पास। ये तो बड़ी तौहीन है इस पूरे निज़ाम की, और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये बात करते हुए। मैं आधी सदी के करीब मेरी वकालत होने वाली है। जो दूसरा इसका पहलू है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ये है कि समझा ये जा रहा है कि ये निज़ाम किसी का कैदी है, ये अदल किसी का कैदी है, ये दस्तूर किसी का कैदी है, ये अगवा कर लिया है पूरा कानून किसी ने, और उसके कहने के ऊपर जजेस कि हम फलां तारीख देते हैं लेकिन आपको जाने की इजाज़त नहीं है, आपको एंट्री की वहाँ पे इजाज़त नहीं है। इन जजेस को हिम्मत से काम लेना चाहिए। इससे पहले जिन जजेस ने हिम्मत से काम लिया है उनको लोगों ने और तरह से याद किया, और मौलवी मुश्ताक की जहनीत वाले जो जज हैं उनको तारीख में, और जो जिस तरह काजी साहब पिछले गए, उनको तारीख में क्या, वो आज की तारीख में ही वो घर से निकलने वाले, और फिर आने वाले वक्तों में उनके घर वाले भी घर से निकल के उनका नाम लेने वाले नहीं होंगे। तो दैट्स मीन्स कि अब जो मौजूदा जजेस हैं जो कुछ फैसले कर रहे हैं, आप फ्यूचर में कह रहे हैं कि ऐसा उनकी मिसाल कायम हो सकती है कि जिसमें तारीख में उनका नाम नहीं रहेगा। वक्त है सारे लोगों के लिए, उसमें अदलिया उसका एक हिस्सा है इस निज़ाम का, एग्जेक्टिव उसका दूसरा हिस्सा निज़ाम, तीसरा ये बेमानी और लाजानी असेंबली है। ये सारी असेंबलियां जितनी भी आई हैं, जितने लोग MPA बने, जितने लोग सेनेट में गए, जितने लोग नेशनल असेंबली में गए, ये सिर्फ एक नारे पे गए कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे। अगर इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मेरे जैसे लोगों को भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये वहां बैठें या ना बैठें। असल बात यह है कि पाकिस्तान में एक आदमी को आप सारे बुनियादी हुकूक से महरूम करते हैं। मसलन वो अपनी मर्जी का अखबार नहीं पढ़ सकते, वो अपनी मर्जी का टेलीविजन नहीं देख सकते, वो अपनी मर्जी की किताब नहीं पढ़ सकते, वो अपनी मर्जी से जाके मस्जिद में जेल की नमाज नहीं पढ़ सकते, वो अपनी मर्जी से
ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, वो अपनी मर्जी से जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। ये वो सारे हुकूक हैं जो, उनमें से कुछ हुकूक वो हैं जो हमें मजहब देता है, कुछ हुकूक वो हैं जो प्रिजन रूल्स देते हैं और जेल मैनुअल देता है, कुछ हुकूक वो हैं जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इस सब महरूमी के बावजूद उसको आप मिलने नहीं देते जिन लोगों से वो कहते हैं कि मैं मिलना चाहता हूं, जिन वकीलों से वो मिलना चाहते हैं। आप समेत सब लोगों को वहां इजाजत क्यों नहीं है? वो कहते हैं वो ओपन कोर्ट है, ओपन कोर्ट में मखसूस लोग क्यों जाएंगे? सबके लिए दरवाजे खोले जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि बाहर निकलेगा इमरान नजर आ गया लोगों को तो तूफान आ जाएगा, फौरी तौर पे इमरान खान को उनका ओपन ट्रायल किया जाना चाहिए। और उसमें आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में भी रमज़े क्लार्क जो अटॉर्नी जनरल थे फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो भी पाकिस्तान आए थे, अगरचे उनको पेश नहीं होने दिया गया लेकिन वो अदालत तक पहुंच गए थे। तो ये शर्म का मुकाम है इस पूरे निज़ाम के लिए कि वो अपने लोगों से डरते हैं, अपने वकीलों से डरते हैं, वो अपने बनाए हुए मुकदमों से डरते हैं, वो अपने एक कैदी से सारे मिलकर डरते हैं। जी, फैसल वाडा साहब जो फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी ने भी तब्दीली के सफ़र को रोकने की कोशिश की, यानी ये जो तरक्की का तब्दीली का सफ़र है, तो जितना मर्जी बड़ा सियासत दान हो उसको रगड़ दिया जाएगा, जितना मर्जी बड़ा तुर्रम खान हो उसको नहीं देखा जाएगा। ये किसको कह रहे हैं ये? मैं इस तरह के लोगों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए कि या तो ये खुल के नाम लें कौन रगड़ेगा, या ये खुल के बताएं कि इसको किसने कहा है कि ये बयान दें। इस तरह के लोग जितने भी हैं, बोलने वाले हों या लिखने वाले हों, दोनों तरह के लोग आजकल लगे हुए हैं। ये सारी धमकियां पिछले 3.5 साल में उन पे अमल हो चुका है। इमरान खान को सीधी गोलियां मारी गई। फोरेंसिक रिपोर्ट आप उठा के देख लें उस इन्वेस्टिगेशन की, आप चाहेंगे मैं आपको भेज सकता हूं कि 3 जगह लोग बैठे हुए थे जो कत्ल करने के लिए आए थे। अल्लाह नहीं, यानी जो मारने वाले हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बड़ी है, अल्लाह ना मारना चाहे तो बंदा किधर किसी को मार सकता है। एक बात। दूसरा ये है कि हमारे 70 से ज्यादा मुख्तलिफ मौके के ऊपर जिले शाह से शुरू करके उससे पहले एक कारकुन था जिसको पुल के नीचे गिरा के उन्होंने मारा था, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। लोगों को मारा जा चुका है, लोगों पे गोलियां बरसाई जा चुकी हैं, लोगों के घर उजाड़े जा चुके हैं, लोगों के बिजनेस बर्बाद किए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई पीछे नहीं हटा तो इस तरह की धमकी देने वाला जो धमकी दे वो बताए वो किस महकमे से है, पहले ये बताए। जो धमकी जिस तरह एक लिखने वाले ने भी दिया और कोई बोलने वाला भी अगर देता तो वो अपना महकमा बताए, किस महकमे से ये धमकी वो दे रहा है, वो मुलाजिम है किसी का। आप समझते हैं कि अब जो इस्तेकाम पाकिस्तान की बात हो रही है, जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप लोग आके बात करें, डेडलॉक नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, पीटीआई किसी ना किसी तरह इस तरफ आएगी, क्योंकि अभी राइट नाउ आप लोगों के पास भी क्या रास्ता बचा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट कहती है आप माफ़ी मांगें, राइट नाउ इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगते हैं। हुकूमत आपको कहती है हमारे साथ आके बैठें, आप लोगों का मूड नहीं है हुकूमत के साथ बैठने का, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। ये जो अब किसी ने कॉलम लिखा या किसी ने गुफ्तगू की टीवी पे के ऊपर, इसका नाम इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा ही है। मैंने इसीलिए बड़ा जायज सवाल किया, ये बताएं किस महकमे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, ये LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये महकमा कौन सा है इनका? पहले लोगों को अपनी शनाख्त तो कराएं। ये किसकी बात कर रहे हैं ये तो लोगों के सामने खोल के रखें, फिर मैं उस पर कोई तबसरा कर सकता हूं। एक पहलू। दूसरा, जो आपने कहा कि इस गवर्नमेंट से बात की जाए, ये इसको आप गवर्नमेंट समझ सकते हैं? वोट तो आपने भी दिया, वोट पूरी कौम ने दिया, वो जिसको वोट दिया वो अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो फिर एक ही रास्ता बचता है। वो रास्ता ये है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाएं और उसके लिए एक गैर जानिबदार इलेक्शन अथॉरिटी जिसको सर वो तो इस बात पे वो कहते हैं कि आप खामोश रहेंगे, इस हुकूमत को मानेंगे आप, तब जाके कोई डील होगी। ये तो बैत मांगते हैं ना हमसे। तो हमारी तारीख तो यह सर दिया जाता है, बैत नहीं दिया जाता। सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हम तो उस तरीके को मानने वाले हैं और पूरा पाकिस्तान उसी तरीके को मानता है। पूरी दुनिया के जो सिविल राइट्स के लिए, लिबर्टीज के लिए लड़ने वाले लोग हैं। गजा वाले क्या कर रहे हैं? मैं मुख्तसर करता हूं इस पे एक कमेंट। मेरा कमेंट ये है कि आपने कितने लोगों से माफिया मंगवानी है, जरा आप शुरू कर लें। आइए ना, जरा ईस्ट पाकिस्तान की कौन माफी मांगेगा?
आइए जरा सियाचिन ग्लेशियर को ये कह के यहाँ घास नहीं उगती, कौन उसकी माफी मांगेगा? आइए जरा नवाज शरीफ मांगेगा या कोई और मांगेगा माफी कि जब हम गए थे जहां हमारे लड़के शहीद हुए, 2 हमने निशाने अदर दिए हैं, हम कहते हैं वो तो जंग ही नहीं थी, हमने लड़ी नहीं, हम तो उधर गए ही कोई नहीं। और जब इंडिया से लिख के उनके कमांडरों ने कहा ये बहुत बहादुर लड़के थे, तो आपको कर्नल कैप्टन शेर खान को भी आपको देना पड़ा निशाने अदर, और लालक जान को भी देना पड़ा निशाने अदर। तो इसलिए इस कौम को ना कोई डरा सकता है, ना कोई बेवकूफ़ बना सकता है। और एक चीज़ जो समझने के लिए जो फैसला साज हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उनके बेनिफिट के लिए, ये 1990 नहीं है, ये 1953 लियाकत अली खान के ज़माना भी नहीं है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, शहीद लियाकत अली खान, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान। ये दौर वो है जिसमें हर आदमी चलता फिरता खुद ट्रांसमीटर है, खुद एंकर है, खुद रिपोर्टर है, उसकी आवाज जाती है सारी दुनिया में। आप देखें ना कि इसराइल को तनाह कर दिया है सोशल मीडिया ने। पूरी दुनिया में एक अमेरिका और 1-2 और ममालिक के अलावा यूरोपियन बड़े ममालिक सारे फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तरफ चल रहे। ये कुछ सोच सकता था? ये तब्दीली पाकिस्तान में उससे ज्यादा आई हुई है, इसलिए कि उससे ज्यादा वाइब्रेंट यूथ वो वहां पे महकूम है। ये आज़ाद लोग हैं, ये अपनी आज़ादी कभी सल्ब नहीं होने देंगे और ना सरेंडर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर अवान साहब अपने हमारे साथ मौजूद थे, अपधार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।